दोस्तों, कहते हैं जीवन जब कठिन होता है तब इंसान मजबूत बनता है। आज हमारे बीच एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने पूरे दुनिया को अपने संघर्षों से बहुत कुछ सिखाया है। आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी, जिन्होंने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया है। आइए मिलते हैं उनसे। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। रानी दीदी, जैसे कि आपको भोपाल की रानी के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है आप अपने सफर के बारे में कुछ बताइए। वैसे मेरा जो परिचय है, हाँ जी। वो है, मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, झांसी के पास और ललितपुर के पास जाखलौन एक जगह है यूपी में, वहाँ से हूँ। बहुत साधारण परिवार से हूँ, जहाँ पर बहनों को बहुत पढ़ाया नहीं जाता है। बहन घर में आना ही ये सोचते हैं कि बोझ है। वहाँ से मैं हूँ। और जब वैसे तो सपने सभी देखते हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी भी सपने देखता है। जब से मैंने सपनों को समझना शुरू किया, एक ही सपना देखा, सोचा और समझा कि कुछ हटके करना है। पर मुझे नहीं पता था कि क्या हटके करना है मुझे। उस सपने को दिमाग में लेके, आंखों में बसा के मैं शरारतें करना शुरू कर दिया मैंने। जैसे बच्चों को मारना, घड़े तोड़ देना, साइकिल की हवा निकाल देना। मुझे लगता था ये नॉर्मल लड़कियां नहीं करती हैं, तो यही शायद ये हटके करना हुआ। जी। लेकिन इसके चलते माता पिता को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। सब लोग शिकायत लेके आते, आपकी बच्ची को बांध के रखा करो। जी। लेकिन पॉसिबल नहीं होता किसी भी माँ बाप को, किसी भी बच्चे को बांधना, बच्ची हो या बच्चा। और थोड़ा और जब बड़ी हुई तो बेटा और बेटी में बहुत ज़्यादा भेद मैंने देखा कि हमारे घर में परिवार बहुत बड़ा था। पापा 5 भाई थे, तो सब साथ में थे। हम लोगों को दूध दही नहीं दिया जाता था, घी नहीं देते थे जी। और पर्सनली मुझे दूध बहुत पसंद था। तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी, दादी मुझे दूध क्यों नहीं देती है। तो दादी बोलती थी, तुम दूध पी के पहाड़ उठाओगी या कलेक्टर बनोगे। मुझे लगता था ये घर में जितने लड़के दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, ये सब पहाड़ उठाएंगे या कलेक्टर बन जाएंगे। पर जब हम छोटे होते हैं तो बड़ों से ना बहस कर सकते हैं और ना ही कई बार उनको अपनी बात मनवा सकते हैं। तो एक दिन का दिन मुझे याद है, मैं मम्मी के पास बहुत रो रही थी। तो माता जी ने कहा, बेटा इसलिए दादी आप लोगों को दूध नहीं देती है क्योंकि बेटियां भगवान के घर से खा के आती हैं और गलती से ये लड़कों को भूखा भेज देते हैं भगवान जी। तो फिर दादी उनका ध्यान रखती है। वो जो छोटी सी बात मोटी सी बुद्धि में बैठ गई और हमें लगा कि हम जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, वो भगवान के घर से खा पी के आती हैं। और परिवार में 18 हम कन्याएं थी, सब अच्छी खाती पीती और 4 या 5 ही भाई थे, सब दुबले पतले। जी। तो लगा कि सचमुच हम भगवान के घर से खा के आए हैं, इसलिए हेल्दी हैं और ये बेचारे कमजोर हैं। तो ये मेरा परिचय है। मतलब मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पर बहनों को बहुत ज्यादा, उनके सपने नहीं होते हैं। दीदी, जैसे कि आपने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो संक्षिप्त में आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जरूर। जैसे कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने 2011 में, जिसमें मैंने ट्रॉला खींचा, जिसके ऊपर लगभग 180 के करीब लोग बैठे हुए थे। उसको खींचकर रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद 2019 में लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे सम्मानित किया गया, आयरन क्वीन के नाम से, ऊर्जावान महिला के नाम से। तो ये जो सफ़र है, मतलब एक साधारण लड़की का जो दूध के गिलास के लिए लड़ रही थी या जिद कर रही थी, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचने में
बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि मेरे साथ भगवान है, और जिसके साथ परमात्मा हो, वो परम शक्ति हो, तो कहते हैं हर कार्य सहज हो जाता है। दीदी, जैसे कि आप अपने बालों से ट्रक खींचती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं हाथ से खींच लूँ या मैं किसी कपड़े से खींच के हाथ से करूँ या अपने कंधे से खींचूँ, बाल से ही क्यों? मैंने कई बार ट्राई किया हाँ। कि मैं हाथ से खींचूं। उसके पीछे शायद रीज़न था, जब मैं छोटी थी और छोटे से बड़ी हो रही थी, तो सबका एक ही कहना था कि काम सीख लो, तुम्हें पराए घर जाना है। तो मुझे लगता था काम एक वो डिग्री है जिसको सीख लेने से पराए घर में मतलब जाने का वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैंने काम नहीं सीखा, मतलब कुछ भी नहीं सीखा। मुझे याद है एक बार माताजी ने मुझे काम सिखाने के लिए 2 रोटी का जो डो था वो दिया, और उस दिन मैंने घर में आग लगा दी थी। क्योंकि माताजी ने मुझे सब कुछ समझाया। वो मंदिर गईं कि ये बर्तन को धो के ये वाले बर्तन में रख दे, चौकी बेलन को चौकी बेलन के साथ रखते हैं। सिर्फ ये नहीं बताया कि लकड़ी को कहाँ रखते हैं। जी। तो मैंने जलती हुई लकड़ियाँ, मैंने थोड़ा समझदारी दिखाई कि बर्तनों को बर्तनों के साथ रखते हैं, तो जलती हुई लकड़ियों को मैंने लकड़ियों के साथ रख दिया। तो उस दिन से माताजी ने मुझे काम देना बंद कर दिया। इसलिए मुझे जब मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम आई, तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए टास्क था वो यही था कि मैं हाथों से कुछ भी नहीं कर पाती थी, और इसी के चलते शायद मैंने वो बालों का इस्तेमाल किया। जी, जी। क्योंकि मैं हेल्दी थी और मेरे बाल भी हेल्दी थे, और 2 चोटी बनाने के कारण वो सहज मुझे लगा। जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आई, मैं 11 वर्ष की थी। उस समय भोपाल में आई अवधेश दीदी के पास। तो अवधेश दीदी के अंडर में एक स्थान है सिंगरौली, वहाँ पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, और 30-35 हम कन्याएं थी, जहाँ पर बड़ी दीदी ने हॉस्टल जैसा बनाया हुआ था। तो उसमें सब लोग सेवा करते थे। सुबह हम 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे हमारा होता था, जिसमें बालू उठाना, ईंटें उठाना, गिट्टी उठाना। तो ये सारी सेवाएं करते थे। मैंने जो पहला क्लास सुना था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, वो था आदरणीय महेंद्र भाई जी का। और उस क्लास में मुझे 3 ही शब्द याद है, 1 घंटे का क्लास था, कि अगर हम अपना तन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो स्वस्थ तन मिलता है, तन का सुख मिलता है, और मन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो स्वस्थ मन मिलता है, और धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो हमें धन का सुख मिलता है। एक है धन होना, दिखना, और दूसरा है धन है लेकिन उसका सुख मिलना। वो बात मुझे अब समझ में आती है। और किसी भी व्यक्ति के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ और धन स्वस्थ। तो उस समय मुझे लगता था मैं मोटी हूँ तो मेरे पास स्वस्थ तन है, और लड़ने में बड़ी माहिर थी, मैं किसी से भी लड़ जाऊं। तो वहां पर जो ईश्वरीय सेवा करने का मौका मिला, पहली बार हाथ ठेले के ऊपर 15 ईंटें रखे हुए थे जी। और 2 चोटी बंधी हुई थी। हाथ से तो उठा नहीं पाती थी, तो वो चोटी से बांध के मैं ले गई। तो मुझे सहज लगा। मुझे लगा सब लोग 2-4 ईंटें लेके जाते हैं, बट आपको अंदर से मन हुआ कि बस चोटी से खींचूं? क्योंकि मैं हाथ से नहीं उठा पा रही थी। ओके। तो मुझे सहज लगा चोटी से ले जाना। जी। और कोई मुझे छेड़ता नहीं था कि छेड़ेंगे तो मुसीबत है ये। जी। उसके बाद 20 सीटें, 25 सीटें, 50 सीटें। तो वो आप खेल कहें या जुनून कहें या शरारत कहें, वो शुरुआत थी इसकी। हम्म। तो दीदी, आप जैसे कि बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो आपको आध्यात्मिकता कैसे इसमें आपका पार्ट निभाया कि आज आप यहाँ तक पहुँची, इस मुकाम तक पहुँची? देश विदेश का मैं समझती हूँ आपने चक्कर भी लगाया होगा, और बड़े बड़े आप प्रोग्राम्स में भी गए हैं, तो आध्यात्मिकता आपको क्या इसमें मदद करती है? शुरू में जब आए तो
आध्यात्मिकता समझ में नहीं आई। जी। जीवन को सुरक्षित करने का एक घर था, एक माध्यम था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि वर्तमान समय हम लोग सेवा करना चाहते, सभी सेवा करना चाहते, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है सेवा करने का। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था सेवा के लिए। और परमात्मा शक्ति का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने फर्स्ट टाइम बालों से जेब खींचे। मैं 3 साल के बाद अपने घर गई। उस समय आपकी आयु क्या थी? मैं 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष। और जिस स्कूल में मैंने 5th क्लास तक पढ़ाई की थी, अपने टीचर से बोला कि मुझे गाड़ी खींचनी है बालों से। तो उन्होंने कहा तुमको बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी खींची नहीं जाती है, चलाई जाती है। मैंने कहा नहीं मुझे खींचनी है। और जो वो पहला मेरा प्रोग्राम था, वो एक शौक था, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो मुझे इसलिए वो करना था कि हमारे घर वालों को बहुत ताने मिले हैं, तो मैं कुछ अच्छा करूं। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो किसी ने पापा को बताया कि आपकी बेटी के अंदर जिन्न प्रवेश कर गया। पापा जी दरवाजे पे ही आशीर्वाद लेके मिले और सीधा चोटी पकड़ के मुझे ओझा के पास ले गए। और हमारे गांव के बहुत अच्छे जाने माने प्रसिद्ध ओझा हुआ करते थे, जो भूत प्रेत झाड़ते थे। जी। मुझे ले गए, उन्होंने मुझे बहुत शिद्दत के साथ झाड़ा, भभूति दी है, खा गई, ताबीज दिया, मैंने बंधवा लिया। उन्होंने कहा आपकी बेटी का जो जिन्न था हमने बांध दिया। फिर जो एक जुनून होता है कि मुझे रोका क्यों, उसके ठीक 6 महीने के बाद मैंने बस खींची। उस समय मुझे एहसास हुआ कि ये शारीरिक शक्ति नहीं है, जी। बालों की भी शक्ति नहीं, क्योंकि बाल बॉडी का बेजान हिस्सा है। जो मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन को जिस कार्य के लिए यूज करते हैं, उस कार्य में आपको सिद्धि मिलती है। और मैंने मेडिटेशन को यूज किया था शारीरिक शक्ति के लिए, तो वो किसी भी दिशा में उससे सफल हो सकते हैं। क्योंकि मैंने यूज बालों को किया, हाथों को कभी किया नहीं। मुझे शुरू से ये लगता रहा मैं हाथों से कुछ नहीं कर सकती, जी, जैसे कि आपने कहा मैं घर के काम भी नहीं कर पाती थी। तो जैसे संकल्प आप जिस तरह का ले लेते हैं जी, वैसा आपका जीवन हो जाता है। तो शायद वही हुआ कि शक्ति बालों में आ गई या ख्यालों में आ गई, पता नहीं। तो और वो शुरुआत थी परमात्मा की शक्ति के एहसास की। बहुत सुंदर दीदी। तो दीदी जैसे कि आप एक ब्रह्मा कुमारी हैं अभी, प्लस आप अपने बालों से ट्रक खींचती हैं, तो आपको कभी लोगों ने पूछा नहीं कि बाल में कौन सा तेल या शैम्पू आप यूज करती हैं जिसके कारण आपके बाल इतने मजबूत है कि आप ट्रक खींचती हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है आम पब्लिक का भी और जो मीडिया वाले होते हैं, कि आप क्या लगाती हैं और क्या खाती हैं। कई कंपनीज भी ऑफर आए, मैंने इंडोर भी किया। बहुत अच्छा ऑयल था जिसके लिए काम किया था। एड्स में भी हाजिर। तो ये सारा का सारा क्योंकि वर्तमान समय का आप वातावरण देख रहे हैं, बहुत दूषित है। जी। बाल झड़ना बहुत नॉर्मल है, लेकिन बाल उगना चाहिए, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जी। जो मैं आगे आपको बताऊं। जी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्तमान का जो समय है ना, जो लेडीज हैं, बहनें हैं, कन्याएं हैं, उनका 60 to 70% मनी बाल और खाल में वेस्ट हो रहा है। जी दीदी, बहुत सही। बहुत ज्यादा, जो कि विनाशी है, जो कि एक दिन खराब हो जाएगा। हम सिर्फ एड देख के अपने पैसों को, एनर्जी को, समय को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो घरेलू उपाय हैं, जी हाँ, नेचुरल चीजें हैं, उनको आप अपनाएं। जो कुछ कुछ चीजें मैं करती हूँ वो बताऊंगी कि बाल झड़ना नॉर्मल है, लेकिन उस जगह बाल उगे ये जरूरी है। तो दीदी आप क्या यूज करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं आप उसके लिए? वैसे तो जो नेचुरल दिनचर्या है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, हो सके तो जैसे लौकी को अपने भोजन में शामिल करें। जिनको थायराइड नहीं है वो पत्ता गोभी अपने भोजन में शामिल करें।
दूध, दही, घी, पनीर सीमित मात्रा में और शुद्ध मिले तो। दीदी जैसे कि आप तो प्योर वेजिटेरियन हैं, आप कुमारी हैं, हाँ तो जी। आप कैसे डाइट को मैनेज करते हैं दीदी? क्योंकि उसके लिए अक्सर दुनिया में कहा जाता है कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, आपका शक्ति नहीं बढ़ेगा, ताकत नहीं आएगा, आपके मसल्स नहीं आएंगे, आपके बाल नहीं उगेंगे, आपकी आँख ठीक नहीं रहेंगे। तो आप प्योर वेजिटेरियन होके कैसे मैनेज करते हैं ये सबको? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 2007 में जब मैं कोरिया गई, वहाँ पर मुझे परफॉर्म करना था, डबल डेकर बस खींचनी थी। मुझे देख के वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम इनके बेस पे अपना शो नहीं रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि इतनी छोटी सी लड़की और जो कह रही है कि गाजर मूली खा के शो मतलब करते हैं प्रोग्राम करते हैं। तो मुझे उन्होंने मतलब होटल में ले जाने के बजाय मुझे वहाँ पर ले गए कि इनसे पहले ट्रायल कराएंगे ओके। हाँ। और क्योंकि उनका जो भोजन ही है वो पूरा सी फूड और इसी से उनको लगता है सब कुछ आता है। मैं भूखी और उन्होंने पहले मेरे से ट्रायल कराया। उनको अच्छा लगा कि एक घास फूस खाने वाले इंसान भी मैं ऐसी हाथी जैसी ताकत हो सकती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अभी अगर अच्छी सब्जियां नहीं हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें। मैंने अपनी छत पे गार्डन लगा रखा है। बहुत सुंदर। कद्दू, लौकी, गिलकी, तो आप धनिया। खुद ही करते हैं प्लांटेशन? हमारे साथ जो भाई बहन है वो बहुत हेल्प करते, बट पर्सनली मुझे बहुत शौक है। हमने छत पे इस बार 50 किलो कद्दू निकाला, वाह। जो ब्रह्मा भोजन में खिलाया। तो आप थोड़ा थोड़ा करें, उससे आपको उतनी सब्जियां नहीं मिलेंगी जी। लेकिन सब्जियों का न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आपके संकल्पों से, देखने से। कई बार लोग कहते हैं कि मैं देखने से मोटा हो जाता हूँ, खाता नहीं हूँ समोसे। जी। तो जब आप समोसे देख के मोटे हो सकते हैं तो पेड़ पौधे देख के स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, जरूर हो सकते। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आपके पास नीचे जमीन नहीं है, गार्डन नहीं है नीचे, तो आप टेरेस गार्डन पे कुछ भी लगा लीजिए, धनिया, मिर्ची, अदरक, पुदीना, कुछ भी लगाइए, आपको 100% न्यूट्रिशन मिलेगा। दीदी जैसे कि आपने बताया आप कोरिया गए थे, तो उस समय फिर आप अपने डाइट को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि बाहर में तो आपको आपके हिसाब से भोजन नहीं मिलता था, प्लस आप एक ब्रह्मा कुमारी हैं, तो आप कैसे अपने भोजन को मैनेज करते थे उस समय? मैं अभी भी अपने भोजन में चने और पीनट्स, मूंगफली रोज लेती हूँ। मूंगफली चाहे गला के या फिर जो रोस्टेड होती है वो लेते हैं। और वहाँ भी जब मैं गई थी तो यही लिया और वही खाए सिर्फ 8 दिन मैंने। वाह। सिर्फ सैलेड और ये चना, मूंगफली, बहुत ये सारी चीजें। बहुत सुंदर। मुझे आपके बातों से लग रहा है दीदी कि आपके साथ एक शक्ति है जो आपका भोजन का भी ध्यान रखती है, बिल्कुल। दीदी जैसे कि आप समाज में रहते हैं, साथ साथ समाज का भी कुछ ना कुछ आलोचना आपको ज़रूर मिला होगा, मैं समझती हूँ, क्योंकि हर एक महिला के संघर्ष के पीछे समाज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज की महिलाओं को आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहते हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आए? और ने बताया कि बाल के लिए तेल या शैम्पू या डाइट पे बहुत ध्यान रखते हैं, तो कौन सा ऐसा तेल है, कौन सा ऐसा शैम्पू है जो आप यूज़ करते हैं? हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे इसको। मैं जो केयर करती हूँ पर्सनली, एक तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर एक की प्रकृति अलग होती है। पहले हम अपनी प्रकृति को समझें। दूसरा, हम अपने बालों में हर कुछ ना लगाएं। हम टीवी पे जो देखते हैं वो हम फॉलो करते हैं। टीवी पे जो भी चीजें आती हैं वो सिर्फ कमाई का एक साधन है जिसमें हम कुछ भी सुन लेते हैं, बोल लेते हैं। हमारे बालों के लिए जैसे आंवला, एलोवेरा, कच्चे दूध की मलाई, आप अभी जो समय है, वर्तमान समय, आपके पास अगर आंवले हैं तो थोड़े से आंवले को बॉईल करके थोड़े पानी में जी। और मैश करके उसका एक लिक्विड फॉर्म बनेगा। इतना आंवला दिया, जितना आपके बालों के अकॉर्डिंग आप लें, 4 ले लें, 5 ले लें और उसको बॉईल तब तक करें जब तक वो मैश हो जाए। मैश करने के बाद बहुत ऐसा पेस्ट जो आपके बालों में टिक सके, जैसे मेहंदी लगाते हैं, थिक पेस्ट उसको बनानी।
और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए बालों में लगा रहने दें, पर धूप भी होनी चाहिए उसके लिए। ऐसा असर जड़ों में और पूरे नहीं में लगा लें उसको आप। उसके बाद वॉश कर लें, कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप कर लें और ऑयलिंग कर लें अगर आप करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीक, मतलब ये 3 वीक का प्रोसेस है। उसके बाद आप 3 दिन में अगर शैम्पू करते हैं, आप उस हिसाब से करें। ये 1 वीक, 3 वीक का आपने बताया, ये वीक में ये 1 वीक उपचार करना है। इसको रिपीट करना है 1 महीने के बाद ही, अगर आप रहे तो ओके, बार बार नहीं करना है। फिर सेकंड टाइम आप एलोवेरा लगाने का जो समय है वो आपको शाम को लगाना है। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं होता हो तो थोड़ा सा सोते टाइम आप लगा लें शाम को, इसीलिए क्योंकि धूप ना पड़े। ओके, और वो बालों में ऑब्जर्व हो जाए। एलोवेरा 12 घंटे के बाद ही आपको धोना है, कि लगाए रखना है कम से कम 8 घंटे आप लगा लें, और फिर वो सूख जाता है उसका जो फॉर्म है। कोशिश करें कि उसमें स्टील टच ना हो। ओके, लोहा आप ले लें, लोहे से निकाल लें और डायरेक्ट आप लगा लें और उसको मॉर्निंग में वॉश कर दें। फिर नेक्स्ट वीक आपको कच्चे दूध की मलाई, कच्चा दूध लें, उसको फ्रीज में रख दें 3 घंटे के लिए। फिर एक लेयर जो बनती है उसके ऊपर मलाई वो निकाल के, और वो भी आपको 12 घंटे के लिए लगानी है, पूरे लेंथ में ऊपर से नीचे तक। उसमें स्मेल नहीं करेगी क्योंकि कच्चा है ना वो, तो वो प्योर फॉर्म में उसका मॉइस्चराइजर है। सिर्फ मलाई। ओके, आप 3 लीटर 4 लीटर 5 बहुत लीटर सारा लेना पड़ेगा। मेरे बालों के लिए 3 लीटर में हो जाता। तो उसका मलाई सिर्फ आप लगाते हैं, उसका मलाई मलाई 12 घंटा रखना है। तो भी रात भर के लिए उसको छोड़ देना है, और मॉर्निंग में वॉश करना है आपको। उसके बाद शैम्पू से, उसके बाद ऑयलिंग नहीं करनी, क्योंकि जो मलाई का मॉइस्चराइजर है वो आपके बालों को वो सोखेगा। हाँ, तो वो कब तक रखना है फिर? तो वो 12 घंटे मॉर्निंग में वॉश करना है। हाँ, और ये फिर 1 वीक आपको गैप देना है। ओके, शैम्पू नहीं, ऑयल नहीं, कुछ नहीं। आप कर सकते हैं 3 दिन के बाद। पर कोई भी ट्रीटमेंट जैसे आंवला या एलोवेरा, इस बीच कुछ भी नहीं लगाना है। मेहंदी भी नहीं आपको अप्लाई करनी है 1 वीक। तो जो ये 3 स्टेप में हमने इसको पोषण दिया है बालों को, पहले आंवला लगाया, तो जो पोर्स उसके बंद हो गए थे उसको क्लीन करके उसमें पोषण दिया। एलोवेरा ने उसको सॉफ्ट कर दिया स्किन को, नया बाल उगने के लिए। और मलाई वो भोजन है, बाल को अंदर से ग्रो करेगा, बाहर की तरफ लेके आएगा। आप कोई भी अगर इसको करता है, वैसे तो बहुत जल्दी करते नहीं, थोड़ा सा लगता है ये लेंदी है, वीक में ऐसे करना है। केमिकल युक्त तो सब कर लेते हैं, सीरम लगा लेंगे, पर ये करने से 100% रिजल्ट आए। मतलब आप पूरे रीति से नेचुरल चीज ही यूज करते हैं, ये समझ आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ इसके लिए। हम एकदम जब जड़ी बूट हो जाए उसके बाद हम कोशिश करें, इससे अच्छा हम साथ साथ कोशिश करते रहें। क्योंकि एक बार मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा, तो तब मैंने ये शुरुआत की। ओके, तो ये आपने कहीं से सुना या आप अपने से क्योंकि मैंने सुना था कि आंवला फायदा करता है। रीठा शिकाकाई, क्योंकि ये बहुत हार्ड सोप है, चाहे तो इससे धो सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं सूट करता, बालों को थोड़ा रफ कर देता है। और आंवला सॉफ्ट कर देता है और अच्छा भी कर देता है, साफ कर देता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं, तो मेरा बहुत सारा, जैसे मेथी मैं कभी नहीं लगाती हूँ, लेकिन मेथी बाल के लिए बहुत अच्छा है दीदी, ऐसा कहते हैं। कि हमने सुना है ना, जब जो लोग अप्लाई करते हैं, हमारे यहाँ बहनें हैं 8-10, किसी को भी सूट नहीं करती, मुझे खुद को नहीं सूट करती। मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद के ऊपर ट्राई की हैं। आप एक समय के बाद जो लोग मेथी लगा रहे हैं, उनके वो गंजे ही हो जाते हैं, इतनी गर्म होती है मेथी की जो तासीर है। आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा जो हीटिंग पार्ट है वो सिर ही है, इंजन है ना, तो यही है। कोई भी गर्म चीज़ अगर आप सिर पे लगा रहे हैं, तो वो भले अभी नहीं रिएक्ट कर रही है, कुछ दिन के बाद वो रिएक्ट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सिर पे सिर्फ ठंडा चीज ही लगाना? ठंडा कोशिश करनी चाहिए।
अगर आप कोई गर्म चीज़ लगा रहे हैं, तो उसको किसी के साथ आप मिक्स करें। जिसकी उसकी गर्माहट थोड़ा-सा मिक्स हो जाए, कम हो जाए, अगर सूट करता है तो। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं 99% वर्क करता है। वर्क करता है, अच्छी रहती हैं। तो अगर ये करते हैं तो आपके बालों की और स्किन दोनों की समस्याएँ समाप्त हो बहुत जाएँगी। सुंदर दीदी, आप हमें ऐसा लग रहा है आप तो पूरा 100% परफेक्ट है हर चीज़ में, चाहे भोजन हो, चाहे आपके बाल हो, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपकी असीम शक्ति हो आध्यात्मिकता का, आप हर रीति से संपूर्ण लग रहे हैं। धन्यवाद दीदी। थैंक शांति। तो दर्शकों, आपने सुना कितना सुंदर अनुभव कि आपके अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है, आपको कहाँ से कहाँ ले आती है। जैसे कि दीदी ने बताया कि वो हर समय अपने आंतरिक शक्ति को जागृत रखती है, जिसके कारण आज वह इस मुकाम पर है। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।